हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोग को राम राम। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वास्तविक संख्या क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वो चल रहा था। उसमें आपके सारे सभी संख्या के बारे में बता दिए थे। उन सभी संख्याओं में आपको प्रकृत संख्या से लेकर के वास्तविक और अवास्तविक तक सब बता दिए थे। यानी प्रकृत मैंने बताया था, पूर्ण बताया, पूर्णांक बताया, सम विषम, भाज्य अभाज्य, और परिमेय अपरिमेय, वास्तविक और अवास्तविक, यानी कुल मिलाकर के 11 प्रकार की संख्याओं के बारे में मैंने जानकारी दिया। लेकिन मूल टॉपिक 10th क्लास का यहां से स्टार्ट होता है और इस थ्योरम का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या नाम है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हालांकि हम लिख भी सकते थे, टाइम बचाने और समझाने के चक्कर में पहले हम टाइप करके आपको लाए हैं। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक कहेगा यूक्लिड क्या है? कोई साइंटिस्ट है, कोई विद्वान है, मैथ में होता है कि कोई विद्वान ऐसे होते जो अपने नाम पर ही उस थ्योरी को दे देते। जैसे कि आपको पाइथागोरस साहब के नाम पर एक पाइथागोरस प्रमेय देखने को मिलेगा। फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जिसमें अपने नामों पर उन्होंने अपनी थ्योरी दिया है। तो यूक्लिड नाम का एक विद्वान था जिन्होंने अपने ये प्रमेयिका दिया विभाजन की। इसमें देखना है कि दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक लेना है, यानी माइनस वाला डाटा को हम माइनस अगर 40 दे देंगे, इस डाटा पे हम काम नहीं करेंगे। धनात्मक लेना है, या तो 40 लेंगे पॉजिटिव में, 135 लेंगे पॉजिटिव में, यानी दो धनात्मक पूर्णांक किसी को बोला जाता है। तो कहने का सेंस, दो धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। ऐसी कोई दो धनात्मक पूर्णांक लिए हैं जिसका अद्वितीय पूर्ण संख्या है। कैसा हो? अद्वितीय पूर्ण संख्या हो, और जिसमें Q और R विद्यमान हो। ये थ्योरी है, सिंपल है, हालांकि समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, बट एक बार समझा देंगे। मेन क्वेश्चन को आपको समझाना है, उससे पहले थ्योरी थोड़ा समझनी चाहिए। फिर से हमको दो को धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा। ये यूक्लिड साहब का कथन है कि अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक, एक पूर्णांक ए दिया रहे, दूसरे पूर्णांक बी दिया रहे, और इस दोनों को जब हम काम करेंगे उसमें कोई एक अद्वितीय पूर्ण संख्या, जैसे कि कोई Q आ जाए और R विद्यमान हो, यानी उन्होंने कहा कि जो इसमें दो धनात्मक पूर्णांक में जो एक संख्या ए होगी, ध्यान रखना है, ये ए वाली संख्या जो होती है वो बड़ी होती है। ए बी के तुलना में ए क्या होता है? बड़ी। यहां हम लिख सकते हैं कि ए जो है बी के तुलना में क्या होगा? बड़ी होगा। तो बड़ी संख्या जो होगी वो दूसरी संख्या के से जब भाग देंगे, और जितना भागफल होगा, अर्थात बी क्यू प्लस ये आर क्या हो जाएगा आपका शेषफल, इनके जोड़ के, इन दोनों के गुणनफल और आर के जोड़ के बराबर होगा ये बड़ी संख्या। जहां कह सकते हैं आर जो हमारा शेषफल है, इस आर का मान, यानी इसको हम रिमाइंडर कह सकते हैं, ये शेषफल का मान जो होगा वो जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। जो भी शेष बचेगी वो जीरो से क्या होगा? बड़ा, या जीरो के बराबर होगा। अगर ऐसा सिंबल रहता तो जीरो से सिर्फ बड़ा हम मानते आर को, लेकिन यहाँ पे क्या है? इक्वल टू लग गया है। तो जीरो से बड़ा होना चाहिए और जीरो के बराबर होना चाहिए। वहीं जो हमारा जो छोटी संख्या बी दिया रहेगा क्वेश्चन में, उनसे आर का मान क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। देखिए ना, ये छोटा है, ये सिंबल ही बता रहा है कि अपने आप में हम छोटा है, और जीरो से आर क्या बता रहा है? बड़ा है। ध्यान रखिएगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव बराबर पूछेगा आपसे, ऑप्शन में दे देगा कि बताइए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां आर का मान क्या है। तो ऑप्शन में ए में दे देगा आपको कि आर का मान जीरो से बड़ा और बी से छोटा, ऐसे कर देगा। बी ऑप्शन में दे देगा जीरो से बड़ा या बराबर, और यही आर का मान बी से छोटा या बराबर, ये ऑप्शन दे देगा। फिर सी ऑप्शन में आपको मान लीजिए दे देगा जीरो से बड़ा या बराबर और आर और बी से छोटा। फिर डी ऑप्शन में दे देगा जीरो से छोटा कर देगा, ये तो जीरो से छोटा का सिंबल हो जाएगी, और बी से बड़ा हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां आर का मान क्या होगा, तो इन चारों ऑप्शन में ढूंढिएगा। तो ये ऑप्शन ध्यान रखना है कि हमारा ये उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ क्या आंसर आ रहा है अपना? सी की रेस्ट जो बचेगी हमारा शेषफल, वो जीरो से बराबर या जीरो के बड़ा होगा, और बी से क्या हो जाएगा? छोटा। ऐसा ही ऑब्जेक्टिव जब हम 15 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थात प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसको कहते हैं, वहां भी एक क्वेश्चन सेम इसी टाइप से आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान क्या होगा। ये 15 चैप्टर की बात बता रहा हूँ। पहला चैप्टर का रिलेशन 15 चैप्टर से आप क्यों दे रहे हैं? इसका कारण है,
15 चैप्टर में सेम ऐसे ही आएगा, प्रोबेबिलिटी का मान पूछा जाएगा आपके कि 1 से बड़ा, ऐसे लिख देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा या 0 से छोटा होगा या बराबर होगा, ऑप्शन ए में दे देगा, बी में दे देगा, इसी साइन को उल्टा पुल्टा कर देगा ऐसे करके, देखो ना। सी ऑप्शन फिर आपको दे देगा 1 से बड़ा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान, और यहाँ पर सिर्फ 0 लिख देगा। फिर 1 से बड़ा तो प्रोबेबिलिटी का मान होता नहीं है, रुक जाओ, ऑप्शन थोड़ा सा सही से देने दीजिए आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान अगर हम 0 के बड़ा या बराबर कर दें और 1 से छोटा ऐसे दे देगा। फिर ये ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन में 0 के बड़ा बराबर और 1 के से छोटा या बराबर। सी ऑप्शन में दे देगा 0 से बड़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान और 1 से छोटा, और डी ऑप्शन में दे देगा 0 से बड़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान और 1 के बराबर या छोटा। देखिए ना, इन चारों ऑप्शन में ई क्वेश्चन के, ये मान लीजिए आप एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान क्या होगा। तो इन दोनों में देख रहे हैं ना, सेम ऑप्शन टाइप से लग रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रायिकता का मान या तो 0 होता है और 1 के बीच में होता है। 0 हो भी सकता है और 0 से बड़ा होगा, 1 होगा और 1 से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर अपना देखिए, इसमें बी ऑप्शन काम कर रहा है कि 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, 1 से छोटा और 1 के बराबर है। इन दोनों ऑब्जेक्टिव में हमेशा फंस जाते हैं बच्चे, तो ध्यान रखिएगा प्रायिकता का मान क्या होगा, 0 के बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर। ये आपका मैंने दोनों ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्टिव देखने में ऑप्शन में आपका इक्वल लग रहा है, इस वजह से यहाँ पे मैंने क्लियर किया। फिर से बता दूं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां आर का मान मैंने बता दिया। इस ए को हम भाज्य बोलेंगे। ए को क्या बोलेंगे, भाज्य। भाज्य उसको बोला जाता है जिनमें भाग दिया जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे 10 में 3 से भाग दीजिए, तो वहां पर जिसमें भाग देंगे, अर्थात 10 में 3 से भाग दे रहे हैं ना, तो 10 भाज्य हो जाएगा। तो जिसमें भाग दिया जाएगा वो भाज्य होता है, और जिन डाटा से भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। नाम है भाजक, भाग देने वाला को भाजक बोलते हैं। और भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आता है, अर्थात कितना मर्तब में कटता है, उसको हम भागफल बोलेंगे। और जो अगर 0 बच गया शेष तो ठीक है, अगर नहीं बचा कुछ, यानी भाजक से कम डाटा आ गया, यानी 3 से हम भाग दे रहे थे, और अगर हमारा शेष 2 आ जाता तो वो अपने आप में आर हो जाता, उसको हम क्या बोलेंगे, शेषफल। अतः यहाँ हम कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। फिर से, जिन डाटा में हमको भाग देना था वो बराबर किसका होगा, जिनसे हमको भाग देना और जितना मतलब में कट जाएगा उन दोनों के गुणनफल, और जो हमारा रेस्ट अर्थात शेष बच जाएगा उनके जोड़ के बराबर हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर जो भी प्रश्न आएगी तो उनमें क्या किया रहेगा कि द्वितीय संख्या दिया रहेगा, या तो एक ए और बी। उस ए और बी में जो बड़ी डाटा होगी उसको हम ए बोलेंगे, और जो छोटी डाटा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। जो बड़ी डाटा होगी उसको क्या बोलेंगे, ए, और जो छोटी डाटा रहेगी उसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिर्फ हमको एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, एचसीएफ। और चलिए, मैं जो थ्योरी दिया था आपको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन बी से क्या था, छोटा। इस पर आधारित आपका ढेर सारा प्रश्न पूछा जाता है। माने आपका पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो संख्या दिया रहेगा, इसमें आपको कुल मिलाकर के हम 4 प्रश्न दिए हैं, इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन कहा जाए इसको। फिर से बता दूं, ये 2 नंबर का हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है तो इस पर थोड़ा सा समझिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पूछेगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर बनाएंगे, और नहीं कहीं आपको अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर पूछेगा तो वहां अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर बनाएंगे। वो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है वो भी आपको जस्ट हम बता देते हैं। पहले इसमें हम आपको 1-2 प्रश्न आपको अच्छे से बता देते हैं, उसके बाद आप जो क्वेश्चन बच जाएगी वो आप खुद आप घर पे बनाइएगा। फिर जब हम अगले वीडियो आपको बनाएंगे तो उसमें आपको सारे प्रश्न जो बचा रहेगा उसको आपको हम को बढ़िया से आपको सॉल्व कर देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निम्न संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि 135 और 225। इन दोनों संख्या में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। 135 है क्या, नहीं, 255 है। जो बड़ी संख्या होती है
जो बड़ी संख्या होती है उसको हम लिख के लोग मान लेंगे, माना कि a बराबर 225 है। मैं थ्योरी में बताया था ना कि जो बड़ी संख्या होता है उसको a मानेंगे, तो a का वैल्यू कितना मान लिया मैंने 255, और वहीं b का मान कितना मानना पड़ेगा 135 मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि b क्या है, छोटी संख्या है। और लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा बढ़िया से बनाइएगा, ये सॉल्व टू दी पावर एन सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, कहीं देखने में अच्छा लगे। तो ये संख्या आपका प्रश्न दिया है, तो माना कि बड़ी संख्या 225 है और छोटी संख्या क्या मान लिया 135 है। यहाँ पर लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड से आप क्या बोला था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा और b से क्या करना है, छोटा लेना है। सवाल बनाने में अगर ये डाटा आप देते हैं तो क्या आपको जब कॉपी चेकर जो होता है, कॉपी जब बिहार बोर्ड में जब कॉपी आपका चेक होगा, वहाँ आपका ये डायलॉग सब देख करके क्या होता है, मन प्रसन्न हो जाता है और अच्छे से नंबर देता है। हालांकि शॉर्टकट बहुत सारे बात चुरा करके भी आप बना सकते हैं, आंसर भी ज्ञात कर सकते हैं। जब हम सब चीज़ जानते तो क्यों नहीं सारी चीज़ टाइप करते जाए, ताकि आपका नंबर नहीं कटे। ठीक है, तो ये क्या था अपना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा 225। यहाँ पर बी का मान कितना ले लेंगे 135। अब हमको क्या करना, कुछ रफ में काम कीजिएगा, 135 से 225 में भाग दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक रफली काम करते हैं, 135 से भाग देते कितना में 225 में। 135 से अगर 2 मरतबे लगाइएगा तो 270 हो जाएगा, बट अपने पास 225 है तो कितना मरतबे लगाएंगे, एक मरतबे, माने 135 उतार देंगे। 5 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, और जब इनसे हम हासिल लेंगे, क्योंकि नीचे 3 बड़ा है ना तो हासिल तो लेना पड़ेगा, तो 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 9। यानी हमने कितना मरतबे लगाया, एक मरतबे लगाया ना। जितना मरतबे लगाते हैं वो आपका भागफल होता है, और मैंने बताया था कि थ्योरी में क्यू क्या है, भागफल है। अर्थात हमको यहाँ पर कितना देना पड़ेगा 1, क्योंकि एक मरतबे लगाए, और जो हमको शेष बच जाता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। अर्थात यहाँ पर शेष का वैल्यू कितना दे देंगे 90। जब तक कि डाटा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में एक बात और हमको बताना था जो भूल गए, वहां जब तक कि हमको r का मान 0 ना आ जाए, जब तक r, ये जो r है ये 0 ना आ जाए, तब तक अपना HCF पूर्ण रूपेण ज्ञात नहीं होगा। तो हमको शेषफल को 0 तक लाना है। अब क्या करेंगे, अब फिर दोबारा काम 90 से हमको 135 में भाग देना पड़ेगा। बचपन में सीखे होंगे महत्तम स्टेप से बनाते हैं, तो 90 से जब 135 में भाग दीजिएगा तो 90 को अगर 2 मरतबे में गुना कीजिएगा तो 180 हो जाएगा, यानी 135 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमको 2 मरतबे में गुना करना है, कितना से गुना करना है, 1 मरतबे। यहाँ पे 90 देंगे, घटाइएगा तो 5 का 5, 13 में से 9 को घटाएगा तो कितना हो जाएगा 45। यानी हमने किस डाटा में भाग दिया 135 में, या सीधा समझिए यहाँ पर जो डाटा होता है वो आप यहाँ उतार दीजिएगा 135 बराबर, यानी कितना से भाग दिए इस बार 90 से भाग दिए। जितना से भाग दे तो उसको b कहते हैं, अर्थात b का मान अब कितना हो जाएगा 90। कितना मरतबे में भाग लगाए हैं, एक मरतबे ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1। अपना शेषफल कितना बचा था वो 45, तो यहाँ फिर 45 देंगे। हमारा शेषफल अर्थात ये r का मान जब तक 0 ना आ जाए तब तक ये काम करते रहेंगे। फिर ये 45 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे किसमें 90 में, नहीं 45 से भाग दीजिए, 45 दूना 90। अब तो यहाँ सुबह है, सुबह बढ़िया से कट गया, यानी पूरा का पूरा कट गया। कितना से भाग दिए 45 से, किस में 90 में। तो जिससे में भाग देते हैं वो एक का रूप ले लेता है। अब किन चीज से भाग दिए थे 45 से, कितना मरतबे लगा था तो 2 मरतबे, और यहाँ शेषफल अब 0 आ गया ना। जब शेषफल 0 आ जाए तो जिनसे भाग देते ना लास्ट में वो आपका महत्तम हो जाता है। बहुत विद्यार्थी यहाँ पर HCF 2 मार देता, नहीं, आप कितना से भाग दिए 45 से भाग दिए, तो यहाँ जो b का मान बच जाएगा ये वाला, यही आपका HCF हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए HCF, किसका HCF निकाले हैं 135 का और 225 का, दोनों का जब HCF निकाले, जो डाटा यहाँ आ जाएगा ना, इनसे भाग दिए तब ना अपना शेषफल 0 आया है, तो यहाँ पर HCF का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। फिर से समझा दूं, हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर महत्तम आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न था 135 और 225, इन दोनों डाटाओं में सबसे बड़ी डाटा को मैंने ए माना और छोटी डाटा को बी माना, ठीक है। फिर थ्योरी लिख दी, ये डेकोरेशन कहा जाए, हालांकि लिखिएगा तो अच्छा लगेगा, कॉपी चेकर आपको भरपूर नंबर देगा, इसलिए सब लिखना चाहिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और लिखने से क्या आपका हैबिट बनेगा, जहां आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और बी से क्या है छोटा है। फिर मैंने जो बड़ा डाटा था
बड़ा डाटा के जगह पर 225 दिया, 135 से क्या किया 225 में यहाँ पर मैंने सिखाया कितना मरतबे लगा, एक मरतबे में। जितना मरतबे लगता है वो यहाँ देते हैं और जो शेषफल बचता है वो यहाँ देते हैं। फिर हमने 135 को ए मान लिया और जो शेष बच गया था उसको बी मान लिया। फिर 90 से 135 में भाग दिए हैं तो एक मरतबे लगा है तो वो एक यहाँ दे दिए हैं। शेषफल कितना बच गया अपना 45। फिर 90 को मैंने ए का रूप ले लिया और 45 से मैंने क्या किया भाग दिया। जब 45 से आप भाग दीजिएगा तो 45 गुना कितना हो गया 90 ना, तो शेषफल कितना आ गया 0। जो डाटा लास्ट में हमको शेषफल 0 दे दे जिनसे भाग देने के उपरांत वो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। फिर लास्ट में लिख देंगे कि महत्तम हम 135 और 225 का निकाले तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आप लोग खुद बना लीजिएगा, तीसरा भी खुद बना लीजिएगा, चौथा भी एक बार देखिएगा, ट्राई करके घर से बनाइएगा तो बन जानी चाहिए। तो ये दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न ये आपके लिए होमवर्क है। एक बार फिर से नोट कर लीजिए प्रश्न क्या क्या होमवर्क में दे रहे हैं, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा। जब ये आपको तीनों नहीं बनेगा तो फिर हम आपको आएंगे और दूसरी वीडियो में इन तीनों प्रश्न को बनाएंगे। ये थोड़ा थ्योरी क्लास है, शॉर्ट फॉर्म में हमको लेके चलना है, तो इन तीनों प्रश्न को आप फिर से घर पे बनाइएगा और आपसे नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में हम इस तीनों प्रश्न को सॉल्यूशन दे देंगे। देखिए वो जो मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखाया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वो आपका फर्स्ट टाइप था। टाइप अगर दूसरा देखा जाए तो ऐसा प्रश्न भी आपको आ जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न सब ज्यादा पूछता तो नहीं है, फिर भी जब एनसीईआरटी का सवाल है तो थोड़ा सा एक बार आपको सरसरी निगाह से आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप से, 2-3 प्रश्न में 2-3 प्रश्न आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ध्यान से समझिएगा। बोला दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मैंने पहले पढ़ा दिया था संख्या में, वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर फर्स्ट वीडियो बनाया था कि विषम संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से नहीं कटे उसको क्या बोलते हैं विषम संख्या। तो यहाँ पर क्या बोला है विषम, और वो भी कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। हमको माइनस वाला डाटा नहीं लेना है, तो बोला है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो प्रश्न को 1-2 बार मनन करके और उसको दिमाग में प्रतिबिंब बना लीजिए कि कैसा प्रश्न पूछा गया है। यानी 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में क्या करना है हमको पूछा है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है ना, तो लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक देख रहे हैं ना, लिखने में क्या होता है टाइम ज्यादा टेकन होता है, इस वजह से पहले मैं क्वेश्चन लिख करके लाता हूं। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या माने ए है। जब भी ऐसा पूर्णांक दिया कोई धनात्मक विषम पूर्णांक सवाल में दिया रहेगा तो वही डायलॉग लिख देंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। कहीं कहीं कह देगा कि सम पूर्णांक मानिए, तो विषम के जगह हम क्या मान लेंगे सम मान लेंगे। कहीं कहीं कहेगा कि वर्ग के रूप में मानिए, तो वर्ग के रूप में मान लेंगे। तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मैंने क्या माना ए, और यहां पर लिखेंगे तथा b बराबर 6 है। ये कहां से लाइएगा b बराबर 6 है, आप प्रश्न को अगर गौर से देखिएगा तो देखिए ना q के बगल में कौन बैठल रहता है, हमने थ्योरी पढ़ाया था ना a बराबर bq+r, तो जो q के बगल में रहता है वो क्या होता है b होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मैंने b का मान कितना ले लिया 6, और जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जानते हैं कि a बराबर क्या होता है bq+r होता है, लेकिन इस r का मान जो है मानिए शेषफल का मान 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर, ना तो b से क्या होता है छोटा। लेकिन अपने पास इस सवाल में b का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ना, तो 6 से छोटा होने के कारण r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 के बराबर होने से 0 भी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 होगा। 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बराबर नहीं है ना इसमें लगा हुआ, तो r का मान इतना ही तक आएगा। तो ये हम फिर समझ जाएंगे यहाँ कि इसीलिए a बराबर क्या है bq+r, ऐसा सिंबल होता है। लेकिन यहाँ a बराबर अपना जो धनात्मक a विषम पूर्णांक माने हैं, तो यहाँ b के जगह हमें कितना वैल्यू देना पड़ेगा 6q+r, जहां डायरेक्टली लिख देंगे r का पूरा मान लिख देंगे। r का मान क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से
0 से बड़ा या बराबर ये r का मान, लेकिन 6 से छोटा। ये b मत समझिएगा, ये 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 6 से क्या है छोटा, क्योंकि अपना वैल्यू यहाँ 6 है ना, तो 6 से है छोटा, तो लिख सकते हैं। इसीलिए r का मान क्या क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बराबर के चक्कर में तो 0 होगा ना जी। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि हमको 6 से छोटा बोला है, 6 के बराबर नहीं बोला है। तब यहाँ लिखेंगे, इसीलिए a का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, जब हम r का मान 0 ले लेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा, a बराबर 6q प्लस r के जगह जब 0 दे दीजिएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। जब r का मान आप कितना लीजिएगा, 1 लीजिएगा, r का वैल्यू कितना लेंगे a, तो फिर a का मान क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा। कहाँ से, क्योंकि r की जगह पर 1 बढ़ जाएगा। फिर r का मान कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q आप प्लस 2 देंगे। जब r का मान 3 देंगे तो 6q प्लस 3, r का मान 4 देंगे तो 6q प्लस 4। लेकिन ऐसे डाटा जब लिखिएगा तो बड़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए शॉर्टकट इसको लिख दीजिएगा। आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो एक ही साथ शॉर्टकट कैसे लिख देंगे, लिख देंगे यहाँ पर, जब अच्छे से, जब r बराबर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 5 तक ना लेना है, तो a का मान क्या क्या हो जाएगा, a का मान 6q हो जाएगा, क्योंकि 6q r के जगह पर 0 दीजिएगा तो 6q ना, क्योंकि जोड़ में अगर 0 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। दूसरा डाटा क्या आ जाएगा, 6q प्लस 1 होगा। तीसरा डाटा क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। क्यों, क्योंकि r का मान अपना कहां तक है, 5 ही तक है। क्या ये आंसर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि आपका सवाल क्या डिमांड किया है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए अभीष्ट धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q होगा नहीं, क्योंकि q की जगह अगर हम 1 देंगे तो विषम हो जाएगा। तभिष्ट धनात्मक विषम पूर्णांक एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला। लिख सकते क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 सवाल में दिया हुआ है, और क्या हो जाएगा 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में है। 6q प्लस 5 सवाल में बोला है ना, के रूप का होता है, तो के रूप में है। कहिएगा सर जी हमको विश्वास नहीं होता है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम के रूप में होता है। आपको अगर नहीं विश्वास होता है तो एक बार चेक कर लीजिए। अगर हम मान लीजिए ये रफली काम है, सवाल यहीं तक बन गया है, यही आपका आंसर है, ये आपका रफली बात बता रहे हैं। अगर हम q के जगह अगर 1 लेंगे तो कहिए 6 गुने 1 का प्लस 1, तो 6 कम 6 आए कितना हो गया, 7 विषम संख्या नहीं आ गया जो 2 से नहीं करता है। इसी पर चेक कीजिए। तो सर अगर q की जगह मान लीजिए हम सम ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, यहाँ इस डाटा को अगर चेक करते हैं तो 6 गुने q का मान कितना लीजिएगा, अगर 2 ले लिए और सवाल में प्लस 3 दे दिया ना, तो 6 दूना 12 हुआ ना जी, 12 में 3 जोड़ दीजिएगा तो कितने हो जाएगा, 15 विषम नहीं आ गया, 2 से नहीं कटा। अगर यहीं पर हम चेक कर ले, सर आप सम ले लेते हैं q की जगह, q की जगह पर 3 लीजिए, तो चलिए q की जगह 3 लेते हैं, 6 गुने q का मान अगर 3 लीजिएगा तो q की जगह 3 आप प्लस क्या करना पड़ेगा 5, तो 6 कितना हो गया 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, 23 में विषम संख्या आ गया। तो कभी भी ऐसा प्रश्न दिया रहे तो इस टाइप से बना देंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। दिखाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। हमको मान लेना है हमेशा उस सवाल में जो डाटा विषम रहेगा तो विषम मानेंगे, सम रहेगा तो सम मानेंगे, सवाल में जो दिया रहेगा वो मानेंगे। तो मैंने विषम पूर्णांक कितना मान लिया, a। b कहां से लाते हैं, क्योंकि bq प्लस r दिया रहता है, अर्थात 6 दिया है हमको, तो r का मान तो इसके बीच में होगा, अर्थात 0 से लेकर के कहां तक होगा 5, क्योंकि 6 से छोटा। मैंने जब r का वैल्यू इतना लिया तो हमें ये पूरा डाटा बोला आया, लेकिन हमको इसको पूरा डाटा सवाल में नहीं बोला था निकालने के लिए। क्या क्या बोला था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये क्या है, विषम है, तो मैंने विषम वाला डाटा यहाँ लिख दिया और चेक करके भी आपको बता दिया। जस्ट इसी टाइप का अगला सवाल बताते हैं। देखिए हम आपको इससे पहले जो क्वेश्चन 6q वाला बताए थे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वर्ड पर थोड़ा ध्यान देना है। उसमें था धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना, और इस सवाल को पढ़िए, बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखिए मैंने यूक्लिड का थ्योरी दिया, तो यूक्लिड पर आधारित जो जो प्रश्न आएगा, एक टाइप तो मैथ CF ज्ञात करना आपको सिखा दिया,
दूसरा जो सम विषम पर समाप्त होती है वो सिखा रहा हूँ। बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक न धनात्मक की जगह पर न सम की चर्चा है और ना ही विषम की चर्चा है। बोला धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m यानी तो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सवाल बनाने से पहले सवाल को 2 बार 3 बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जब सवाल आप अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं, सवाल अगर समझ में आ गया ना तो समझिए आधा सवाल आप बना लिए। जब प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा तो सवाल क्या बना पाइएगा। इसलिए सवाल को जब भी पढ़िए तो थोड़ा ध्यान से एकाग्रता के साथ, कि हमको सवाल में न सम की चर्चा था और ना ही विषम की चर्चा है, केवल धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है। तो यहां पर लिखेंगे माना कि धनात्मक धनात्मक पूर्णांक बोला है ना, धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, ए। माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, और उसका वर्ग किसके रूप में लेना है, m के रूप में। सवाल में कोई जरूरी नहीं जो आपको m बोला है तो m के रूप में ही लेना है। सवाल जो जो बोलेगा, अर्थात s बोलता तो s के रूप में लाते, t बोलता तो t के रूप में लाते, अर्थात a से लेकर के z तक के अर्थात जितने भी चर वाली पॉइंट है उसमें से कोई भी डाटा आपको दे सकता है। तो इन सवाल में m की चर्चा है ना, जैसे इससे पहले q की चर्चा था ना, 6q हो सकता है 6t बोल देता, 6s बोल देता, 3p बोल देगा। तो इस m और s और t से आपको घबराना नहीं है। बोला है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे तथा b बराबर कितना लिख देंगे, 3। कहिएगा सर जी b का मान 3 आप कैसे समझ गए, क्योंकि ये a बराबर जैसे उसमें सवाल में इससे पहले जो बताए थे 6q था, यहाँ पर 3m है या 3m प्लस 1 है, तो जो भी वहां पे जब यूक्लिड विभाजन का प्रमेय क्या क्या है, a बराबर bq प्लस r, यानी यहाँ का जो गुणांक होता है वो किसका मान होता है, b का मान होता है। लिख देंगे यहाँ, जहां r बराबर, या तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a बराबर bq प्लस r होता है। लेकिन अपने लोग को b नहीं देना है, क्यों, क्योंकि b का वैल्यू तो हम फाइंड कर लिए ना, b का मान कितना है 3, तो 3q प्लस r, जहां r का मान जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा या नहीं तो 3 से क्या होगा, छोटा। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा 3 क्या नहीं, क्योंकि 3 से सिर्फ छोटा बोला ना, तो r का मान कहां तक लेंगे, 0, 1 और 2 तक लिखेंगे। इसीलिए a का मान क्या क्या हो जाएगा, जब r का मान 0 ले लीजिएगा तो इसको लिखेगा ना 3q प्लस 0, 3q में 0 जोड़िएगा तो कितने देगा, 3 क्यों ना देगा, तो a का मान है वो 3q आ जाएगा। फिर जब r का मान आप 1 लीजिएगा तो r की जगह पर 1 देंगे तो कितना हो जाएगा, a का मान 3q प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 3q प्लस 1। फिर जब r का मान 2 लेना है हमको तो कितना आ जाएगा, 3q प्लस 2। r का वैल्यू 2 तक ही लेना है, 3 तो है नहीं। अब लिखेंगे यहाँ पर, इसको प्रश्न से कहिए या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहिए। सवाल आपको क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है ना, अपने पास धनात्मक पूर्णांक क्या है, पहला धनात्मक पूर्णांक अपना a आया है ना, a का मान कितना आया है 3q। लेकिन इस सवाल का मेन पॉइंट वर्ग है, तो वर्ग का मतलब अगर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हम इधर करते हैं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग का मतलब होता है माथे पर 2 देना, अर्थात का स्क्वायर चढ़ाना। 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई यानी 9q स्क्वायर, और इसमें से क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन ले लीजिएगा तो तौर में 3 बच जाएगा। बहुते बच्चा 9 से बोलते हैं 3 कॉमन लेने के लिए, बहुत सारे बच्चे से मुलाकात होती रहती है तो उनकी भाव को मैं बता रहा हूँ। बोलते बबूरे 9 में से 3 कॉमन लो, हाँ सर जी 9 में से 3 कॉमन ले लिए तो 6 बच गया। ऐसे नहीं, कॉमन जब भी लीजिए तो जो कॉमन लेते हैं ना जो डाटा, उनसे वो बड़ी डाटा में भाग दे दीजिएगा। अर्थात 3 से जब 9 में भाग देंगे तो कितने बच जाएगा, 3। और क्यू तो हम लिए नहीं, तो क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर ले दीजिएगा, बराबर में लिख देंगे इसको 3m लिख दीजिएगा। सर जी ये कैसे, हम जो बक्सा वाला डाटा, जो पोस्ट वाला डाटा है ना, उसको हम m मान लिए हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं जहां m बराबर 3q स्क्वायर है, m बराबर कितने हैं 3q स्क्वायर है, यानी पोस्ट वाला डाटा को मैंने m मान ले लिया।
चलो जब a बराबर 3q पर काम कर लिए तब हमको a बराबर किस पर काम करना है, 3q प्लस 1 पर काम करना है। लिखेंगे a स्क्वायर, पहले तो a लिखिए, a बराबर कितना लिख देंगे 3q प्लस 1। अब जब इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, सवाल में बोला है ना वर्ग करने के लिए, तो इधर भी 2 दे दीजिए और इधर भी 2 दीजिए, यानी दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। इसको तोड़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू 3q, b का वैल्यू 1 प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, नहीं हो जाएगा। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, 3 दूना 6q, अब प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से क्या कॉमन देगा आपका 3 कॉमन लीजिएगा तो अंदर में कथी बच जाएगा, कॉमन लेना मैंने सिखा दिया। जो कॉमन लीजिएगा उतना से बड़े डाटा में भाग दीजिएगा, तो 3 से 9 में भाग दीजिएगा तो 3 मरतबे में q तो हम लिए नहीं तो q स्क्वायर के q स्क्वायर रह जाएगा। फिर इस 3 से 6 में भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6, q तो लिए नहीं तो q रख दीजिए अब प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं 3m लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ 3m प्लस 1। क्यों, क्योंकि जो कोस्ट वाला डाटा है ना, हम बार बार बोल रहे हैं जो कोस्ट वाली डाटा होती है उसको हम m मानते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा, आप दर्शा दीजिएगा जहाँ हम किसका मान m मान लिए हैं, यानी 3q स्क्वायर प्लस 2q का मान m मान लिए है, तो ये हो जाएगा अपना 3m प्लस 1। सवाल क्या बोला था, या तो 3m आना चाहिए और नहीं तो 3m प्लस 1 आना चाहिए। अब r का मान 1 लीजिए 2 लीजिए, जहां तक डाटा है वो इतना ही 3m प्लस 1 पर ही समाप्त होगा। ये नहीं कि अब r का मान अगर हम 2 ले लेंगे, r का वैल्यू अगर 2 लेकर के बनाएंगे तो अब 3m प्लस 2 आएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो, क्योंकि हमको इसी पर समाप्त करना है, इसी के रूप में बदलना है। लेकिन जब a बराबर हम कितना लेते हैं 3q प्लस 2, क्या ले लिए 3q प्लस 2। सवाल में बोला वर्ग ना, तो इधर भी वर्ग कर दीजिए, इधर भी वर्ग कर दीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ 2 लेने के बाद भी 3m प्लस 1 के रूप ही आएगा। देखो ना 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, इसको 2ab में बदलिए तो ये हो जाएगा 3a का वैल्यू 3q और b का वैल्यू 2 प्लस b स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा अपना, यहाँ पर एक स्टेप लिखिए देते हैं, ये क्यों ऐसा रहेगा 3 तिया 9q स्क्वायर, 3 तिया 9 दूना, सवाल में 3ab नहीं 2ab हो ना, 2ab होता है फॉर्मूला। तो 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा यहाँ 12q हो जाएगा और प्लस 2 दूना 4। इसमें से देखिए कॉमन लेना है हमको, तो 4 तो ज्यादा हो जाएगा हो। सवाल में 3m प्लस 4 बोला है, 3m प्लस 4 नहीं ना बोला है, 3m प्लस 1 ने बोला है ना। तो यहाँ पर एक चतुर्पाना करेंगे, क्या चतुर्पाना करेंगे, इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 1 4 होता है, हमको कॉमन लेना है ना, इसलिए इस रूप में बदलना पड़ेगा, 4 को 3 प्लस 1 में बदलना पड़ेगा। जब इसमें से आप कॉमन लीजिएगा आई वाला डाटा में से 3 कॉमन लीजिएगा, जब 3 कॉमन लीजिएगा तो 9 में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 3। जब भी बोला हूँ कॉमन लेने के लिए तो भाग दे देना, तो 3 दिया 9 यानी q स्क्वायर। फिर 12 में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या 9 बचेगा, नहीं 3 से हमको 12 में भाग देना होता है, तो 3 चौका 12। और जब 3 कॉमन 3 पूरा उठा के ले आए, यहाँ पर क्या बच जाएगा अपना 1 बच जाएगा और प्लस 1। ये वाला प्लस 1 कौन है, ये वाला 1 में से हम कॉमन नहीं लिए इसलिए इसको बाहर रख दिए। इसको शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1। अब बताइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बक्सा वाला डाटा होता है, जो कोस्ट वाला डाटा होता है उसको m मानते हैं, कोस्ट वाला डाटा को m मानते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा जरूर, जहाँ m हम किसको मान लिए हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1। देखिए ना, जब m का r का वैल्यू 0 भी लिए तब 3m आया, 1 लिए तो 3m प्लस 1 आया, 2 लिए तो कितना आया 3m प्लस 1। ऐसे करते करते ये 3m और 3m प्लस 1 के रूप में ही होता है। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः a स्क्वायर का मान 3m या 3m प्लस 1 के रूप का ही होगा।
या 3m या 3m+1 के रूप में ही होगा, रूप में ये ना रूप का होता है, रूप का होगा। फिर से समझा दूं, सवाल था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, न सम की चर्चा थी न विषम की चर्चा थी, बोला वर्ग उसका m या 3m+1, 3m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मैंने वो धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, a मान लिया। b का वैल्यू कहाँ से लाते हैं, जो आपका कांस्टेंट गुणांक में रहता है वही b का वैल्यू 3 ले लिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बराबर b³ + r होता है, तो b की जगह 3 दिए, तो b का मान कितना हो जाएगा, 3 ले लिए। r का मान 3 से छोटा अर्थात 0, 1, 2 ले लिए। जब r का वैल्यू 0 लेते तो 3q आता है, 1 लेते तो 3q1 + 1 आएगा, और जब हम 2 लेंगे तो 3q + 2 आएगा। जब हम a बराबर 3q लिए तो सर स्क्वायर क्यों कर दिया, क्योंकि सवाल में बोला था वर्क करने के लिए, तो मैंने वर्क किया, ये 9q² आ जाए, 3 कॉमन ले लिए, 3q²। हमको 3m के फॉर्म में लाना था, तो मैंने कोष्ट वाले डाटा को क्या मान लिया, 3q² मान लिया m के रूप में। फिर a बराबर 3q + 1 पर काम किए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। जब स्क्वायर किए तो इसको a + b के रूप में, तो a² + 2ab और प्लस b², तो ये हो जाएगा अपना 9q² + 6q + 1, इनमें से 3 कॉमन ले लिए। जब 3 कॉमन लिए तो ये डाटा अपना बच जाएगा। कॉमन कैसे लेते हैं, जो कॉमन देगा 3 उसी से 3 कॉमन लेंगे, और जो कोष्ट वाला डाटा होता है ना उसको खाली आप लिख दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। फिर ये बराबर 3q + 2 पर काम किए, नहीं सवाल में दिया था ना यह, जब इसका स्क्वायर किए तो ये डाटा इतना तक आया, लास्ट में 4 था, भाई साहब कॉमन हो नहीं रहा था, तो मैंने इसको 9q² लिख करके 12q + 3 + 1 कर दिया, क्योंकि 4 का वैल्यू 3 की +1 लिख सकते हैं। अब ये तीनों में से हमको 3 कॉमन आ गया, जब कॉमन आया जो कोष्ट में डाटा होता है उसको क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो ये भी 3m+1 पर समाप्त हुआ। अतः जो हम धनात्मक पूर्णांक a माने थे उसका वर्ग यानी a² का मान 3m या 3m+1 के रूप में ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। आते हैं इसी टाइप के अगले प्रश्न में। आइए फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैंने विषम वाला बता दिया, कोई धनात्मक पूर्णांक विषम के फॉर्म में बता दिया, वर्ग के फॉर्म में बता दिया, और ये घन के फॉर्म में को बता देते। ये लास्ट है मेरा। हर प्रश्न को थ्योरी भाव से पढ़ लीजिए, क्योंकि इस टाइप का मैं 3 प्रश्न आपको बना देता हूँ, और फिर कुछ प्रश्न आपको होमवर्क में डाल देंगे जो आप बना के लाइएगा, ठीक है। सवाल को गौर से पढ़िए। बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको दिखाना है, दर्शाना है, बताना है कि कौन धनात्मक पूर्णांक, फिर भी इसमें न सम की चर्चा न विषम की चर्चा है, कौन चर्चा कर दिया, घन। क्या बोल दिया बाबू, इसको घन बोलेंगे, घन। धनात्मक पूर्णांक का घन, घन माने माथे पर 3 करके काम करेंगे इस बार, या तो 9m+1 या नहीं तो 9m+8 के रूप का होता है, ऐसा पूछ दिया। फिर वैसे ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए हैं, a है। वो धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया हमने, a मान लिया, ठीक। तथा b का मान कितना मानिएगा, आप ही लोग मानिए, क्योंकि सवाल में 6q था तो मैंने 6 माना था, 3m था तो मैंने 3 माना था। यहाँ पे सवाल में 9m की चर्चा है तो b का मान कितना मान लेंगे, हम 9 मान लेंगे। b का मान कितना आ गया, 9। अब लिखेंगे सवाल में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग बताया है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि a बराबर क्या होता है, bq + r होता है। लेकिन अपने लोगों को b का मान कितना आया, 9 ना आया, तो हम b की जगह कितने चिपका देंगे, 9 चिपका देंगे, और यहाँ पर हम r का मान जो लिखेंगे वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और b से छोटा माने कितने से छोटा होगा, 9 से छोटा होगा। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, आप कहेगा सर जी r का मान हो जाएगा 0 भी ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 9 ले लेंगे। क्या 9 होगा जी, नहीं, क्योंकि 9 से छोटा होला तो 8 तक होता है। तो ऐसे लिखना उचित नहीं है, शॉर्टकट में आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 0 1 2 करके ऐसे डॉट डैश 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 करके लास्ट में 8 लिख दीजिए, ये भी फॉर्म सही है।
क्योंकि हमको 9m और 9m+1 और 9m+8 तक ही लिखना है ना। तो एगो 0 ले लेंगे तो 9m आ जाएगा, 1 ले लेंगे तो 9m+1 आ जाएगा, और 2 ले लेंगे तो 9m+8 आ जाएगा। हमको पूरा मान तक जाना ही नहीं है। सवाल हमको जितना बोला है डिमांड करने के लिए उतना ही तक काम करेंगे। फिर भी यहाँ मैंने 8 तक आपको लिख दिया। लिखेंगे जब r का मान 0 लेते हैं या 1 लेते हैं या 2 लेते हैं या 3 लेते हैं, ऐसे लेते लेते हम 8 तक लेते हैं, तो a का मान क्या हो जाएगा। जब r के जगह पर 0 लीजिएगा, यहाँ पर 0 चिपकाएगा तो 9q में 0 जोड़िएगा तो कितने हो जाएगा, 9aq ना हो जाएगा। जब r के जगह पर 1 लीजिएगा तो 9q प्लस कितने हो जाएगा, 1, यानी ये 9q + 1 हो सकता है, 9q + 2 हो सकता है। ऐसे करते करते 9q प्लस कितना तक जा सकते हैं हम लोग, 8 तक जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल में क्या बोला है, को जो धनात्मक पूर्णांक आप a लिए हैं उनका घन बोले तो माते के पर 3 पावर 3 9m के रूप में लाना है। जब हम a का मान 9q लेते हैं, a का मान कितना ले लिए, 9q, लेकिन सवाल में बोला है ना घन करने के लिए ना, तो जब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक डायलॉग कि AQ के रूप में लाने के लिए, यानी धनात्मक पूर्णांक को एक घन के रूप में भी बदलने के लिए नहीं, अन्य तो शॉर्टकट a बराबर 9q, उनको दोनों तरफ क्या कर देंगे, माथे पर 3 दे देंगे। 3 देने का क्या कारण है, सवाल में बोला है घन। 9q का अगर q कीजिएगा तो आप ही बताइए, 9 को 3 बार गुनेठिएगा, 9 × 9 × 9, तो 9 नमा कितना हो गया, 81। 81 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 × 9 और 9 8 कितने हो जाएगा, 72, तो 729 आ जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्टकट में हम क्या लिख देंगे, 729 क्यू के माथा पर 3। क्यों, क्योंकि क्यू के पावर 3 है, क्यू को 3 बार गुनेठे हैं, 9 क्यू को 9 9 9 क्यू क्यू क्यू, समान बेस रहने पर पावर क्या होता है, जुड़ता है। जब 3 बार गुना कीजिएगा 1 1 1, यानी टोटल क्यू के पावर 3 हो जाएगा। चलिए ये हो गया 9 क्यू का होल क्यू, यानी इतना ही हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि 9 के वो फॉर्म में बदलना है। उस टाइम पे 3m के फॉर्म में बदलना था ना, तो मैंने 3 कॉमन लेता था ज्यादातर। यहाँ हमको 9 के फॉर्म में बदलना है, तो इसमें से 9 कॉमन लीजिएगा। जब 9 कॉमन लीजिएगा 729 में से, तो 9 से में भाग दीजिएगा, ये 9 8 72 कट गया ना, 9 1 9, यहाँ क्यू के माथा पर 3 दे दीजिए, बराबर में 9m लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ क्या m का मान हम क्या मान लिए हैं, 81 क्यू के माथे पर 3। ये हो गया 9m आ गया अपना। अब हमको 9m+1 लाना है, फिर वैसे ही काम करेंगे। अपना a बराबर अब कितना लेंगे, 9q + 1 ले लेंगे, लेकिन इसका क्या करना है, घन करना है, तो पावर में कितना दे देंगे, 3। यहाँ भी पावर में कितना दे देंगे, 3। ये हो जाएगा a + b के होल क्यू। क्या हो जाएगा बाबू, a + b के होल क्यू। अभी बताइए a + b के होल क्यू क्या होता है, aq + bq कर दें, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं aq + 3ab × a + b, अब प्लस क्या होता है, bq। लेकिन इसको एक और फॉर्मेट तोड़िएगा तो aq + 3a, a मिलके क्या हो जाएगा, 3a², ये b चिपक जाएगा, फिर 3a के 3a, लेकिन ये b और b मिलके क्या हो जाएगा, b² प्लस ये हो जाएगा bq। तो इस सवाल में ना ये वाले सूत्र का प्रयोग कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो अपना a का वैल्यू कितना ले लेंगे, 9q, तो लिखेंगे 9q का होल क्यू प्लस 3। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 9q है, तो 9q का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पर गुना में क्या कर देंगे, 1 दे देंगे। ये 3 के बगल में गुना है बाबू, इसको 3a² कर दिए हम, 3a², और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3a के वैल्यू कितने, 9q, अब b के वैल्यू कितने, 1, तो 1² यानी 3a और ये b², अब प्लस लास्ट में b का होल क्यू कर देंगे। ठीक है ना, अब इसको तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे, 9 के क्यू का होल क्यू कितना लिखे, शुरू में मैं आपको गुना करके बताए थे, तो इसको लिख सकते हैं बराबर में 729 का क्यू के पावर 3। इसको गुना कीजिए, 9 क्यू का क्या स्क्वायर है ना, 9q का स्क्वायर का मतलब 9q × 9q गुने 3 गुने 1,
कहिए 9 नमा 81, 3 से गुना कीजिएगा तो 3 1 3 3 8 कितना होता है 24, तो 243 नहीं आ गया, लेकिन एगो क्यू मिल करके क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 243 यानी 243 क्यू का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला है 1 के पावर 3, 1 के पावर 3 रहे 5 रहे 1000 रहे बाजार रहे नहीं होता है, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1 के पावर क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमको 9m+1 के फॉर्म में बदलना है। 1 तो अपना हाथ लग गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों में से, अच्छा एक डाटा भूल रहा है क्या इसका, एक डाटा ये भूल रहा है, एक मिनट, मैंने ए क्यू का वैल्यू दे दिया, 3a² बी का वैल्यू दे दिया, अब इसका काम तो करना बाकी रह गया ना, 3ab² तक 9 तिया 27, एक का स्क्वायर एक में होगा, तो यहाँ पर एक डाटा लिख दीजिएगा, सॉरी छूट गया था 27। कभी कभी गलती होना चाहिए, गलती से भी क्या होता है कि आप लोग भी पकड़े कि सर जी कहाँ पर गलती पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर तो 2 था नहीं, इसलिए 9 81 हमें करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट 9 तिया 27, एक का स्क्वायर कितना होगा 1 के, तो इसको लिख सकते हैं 27 क्यू। क्यों? क्योंकि क्यू के पावर तो कुछ है ये नहीं, 1 के है ना, नहीं कुछ होता, ये वो दे दिए, और 1 के क्यू कितने लिखेंगे 1, अपना एक हाथ लग गया है, इसके साथ कोई छिड़कानी नहीं करनी है। अब इन तीनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे, कैसे कॉमन लेते हैं गुरुजी, तो इसमें से अगर 9 कॉमन लीजिएगा, 729 में से 9 कॉमन लिए थे कहीं, कहाँ, हाँ 81 बच जाता है, जब 729 में से 9 कॉमन लिए थे तो 81 लिख देंगे, क्यू के पावर 3 है तो क्यू के पावर 3 दे देंगे, प्लस फिर 9 से क्या करते हैं सर जी, जब जब कॉमन लेते हैं तो भाग देते हैं, ओहो, फिर 9 से क्या कीजिए 243 में भाग दीजिए, कटता है कि नहीं कटता है, कहिए 9 दूना, बोलिए 9 दूना 24 तक जाइए 18, माने 243 में 9 से भाग दीजिएगा ऐसे करके, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 24 में से 18 घटा दीजिए 6 और 3 9 7 63, ओहो 27 मरतबे में कट गया, यहाँ पर 27 लिख देंगे, क्यू का स्क्वायर है, क्यू का स्क्वायर चिपका देंगे, फिर 27 में से 9 को छीनिए, तो कैसे चिनते हैं 9 के 9 9 दूना 18 9 तिया 27, माने यहाँ पर लिख सकते हैं 3q, एक देगा कॉमन 9 कभी जीवन में नहीं देगा, तो एक बक्सा में बंद कर दीजिए और एक यहाँ पर अलग से लिख दीजिए। अब इसको हम ना डायरेक्ट लिख सकते हैं 9m+1, और ये वैल्यू अपना क्या है m, सब जब पढ़ाते हैं तो पोस्ट वाला डाटा को क्या बोलते हैं m मानते हैं, यहाँ लिख देंगे जहां, क्या लिखेंगे जहां m का वैल्यू कितना आ जाएगा 81 क्यू के पावर क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3q, अब यहाँ पे 9m+1 आ गया। अब हमें क्या लाना है 9m+8 लाना है, कहाँ से आएगा, मैंने 9q पर काम कर लिया, 9q+1 पर, सॉरी हाँ 9q+1 पर काम कर लिया, अब किस पर काम करेंगे 9q+2 पर काम करेंगे, फिर लिखेंगे a बराबर 9q प्लस कितना है 2, लेकिन सवाल बोला था घन करने के लिए, फिर यहाँ पे माथे पर 3 यहाँ पर माथे पर 3, वही गीत गाएंगे जो यहाँ गाए थे, a+b का होल क्यूब क्या हो जाएगा a³ + 3a², 9q डाल दीजिए यहाँ 3, इसको a मान लिए हैं 3a², b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 + 3ab², देख रहे हैं ना फॉर्मूला पर जा रहे हैं, a³ + 3a²b + 3ab², अब प्लस क्या कर देंगे bq, इसको तोड़िए 9 के क्यू का हाथ तो लगाइए कितना 729 क्यू के पावर क्यू, अब 9 नमक कितने 81 में हो जाएगा स्क्वायर है, तो 9 नमक कितने हो जाएगा 81, लेकिन 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 ये 3 बाहर है, यो 2 बाहर है, तो 3 दूना कितने हो गया 6, 6 से 81 में गुना करेंगे 6 के 6 8 6 के 48, यानी 486, यहाँ लिख देंगे प्लस में 486 क्यू का स्क्वायर, काहे क्यू का स्क्वायर किए सर, क्यू को कितने बार गुने थे 2 बार, तो मैंने क्यू स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर काम करेंगे 9 तिया 27 और 2 का स्क्वायर कितने 4, नहीं हो गया 2 का स्क्वायर 4, तो 27 चौका कितना हो जाएगा 81, लेकिन एगो क्यू टन ना क्यू यहाँ से हटा देंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर 81 क्यू, क्योंकि हमको अगले एक क्यू था ना, और 2 के पावर क्यू का मतलब बहुते बच्चा क्या करता है 2 तिया 6 कर देता है, नहीं
2 के पावर 3 का मतलब 2 3 बार 2 को गुणेट दीजिए। 2 गुना कितना हुआ 4, 4 गुना कितना हुआ 8। यहाँ पर 8 लिख दीजिए। मन में सोचिए था कि हमको 8 लग रहा है, हाथ लग गया। ओहो, सवाल में 8 डिमांड हो रहा था। अब इसको फिर से सर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब कॉमन इसमें से 9 कॉमन लीजिएगा तब 729 में से जब जब हम 9 कॉमन लिए हैं तो क्या बचता है 81 क्यू के पावर क्यू। अब फिर इनमें से 9 कॉमन लेंगे तो भाग दीजिए। 486 में भाग देना होता है। 9 का पहाड़ा पड़े, 9 के 9, 9 दूना 18, 9 के 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 तो बच्चा को में दिया पुता को में दीजिए। 486, 9, 9 पचे 45, हफ्ता 3 हफ्ता 4 6, 9 चौका 36 माने कितने बचेगा जी 54। यहाँ लिख देंगे 54। 54 में कितने, 54 में कितने क्यू स्क्वायर, तो यहाँ क्यू स्क्वायर कर दीजिए। और 9 81 में से 9 छीनिए भाग देकर के, तो 9 9 81 क्यू का क्यू। अब प्लस यहाँ लिख देंगे 8। और सर बोले हुए हैं जो पेटी रहता है, पेटी का मान क्या करना है m करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 9m प्लस 8। लेकिन 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 एगो डायलॉग जरूर दे दीजिएगा। वो डायलॉग क्या देना है, जहां हम m का मान कितना माने हैं, जो पेटी का मान होता है, जो बक्सा का मान होता है, जो पोस्ट में मान होता है, अर्थात 81 क्यू के पावर क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। अब यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में अतः, क्या लिख देंगे, अतः ए क्यू का मान कुछ धनात्मक ऐसे लिख देंगे। अतः कुछ पूर्णांक m के लिए, कुछ पूर्णांक m के लिए, कुछ पूर्णांक क्या लिख देंगे m के लिए ए क्यू, कुछ पूर्णांक m के लिए ए क्यू, जो अपना a का क्यू प्राप्त किया m के लिए, कुछ पूर्णांक m के लिए ना ए क्यू किस किस के रूप में आया है, ए क्यू 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है, कि रूप का होता है। यही प्रूफ हो गया। एक बार फिर से बता दूं शॉर्टकट में। सवाल बोला था युगली विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। मैंने वही प्रयोग किया। कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लिया और b का वैल्यू ना कहां से लिया, सवाल से छीन लिया। युगली विभाजन प्रमेय का थ्योरी दे दिया। जो 9 आया वो b का मान था, r का मान मैंने इतना तक लिया। हमको 3 लेने की कोई जरूरत पड़ा ही नहीं, मैंने 8 तक किया। हालांकि यहाँ पर a बराबर आप 9m प्लस 3 का भी जो होल क्यों कीजिएगा ना, तो वो 9m प्लस 8 के रूप में ही होना होगा, क्योंकि जब इसको आगे काम कीजिएगा तो उतना ही होता है जब सिद्ध कीजिएगा तो। लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। हमको 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ने डिमांड किया। तो जब हमको 9m आ गया, यहाँ 9m आ गया, फिर 9m प्लस 1 आ गया और एक हमको 9m प्लस 8 आ गया, तो आगे क्यों हम आगे 9m प्लस 2 पर का होल क्यों करके काम करेंगे। a प्लस बी के होल क्यू का प्रयोग किया और सब कॉमन उमन लेकर के इतना तक आ गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में दे रहे हैं 4 प्रश्न, वो चारों 3 से 4 प्रश्न, वो तीनों 4 प्रश्न आप लोग घर से बना के लाइएगा। देखिए मैंने जो आपको अभी 3 प्रश्न पढ़ाया है ना, 6Q वाला विषम वाला था, एगो 3M वाला जो वर्ग के रूप में था, और एगो 9M वाला जो घन के रूप में था, वो सवाल भी VVI है तीनों। और ये आपको होमवर्क में डाले हैं HW में। ये होमवर्क आप बना लीजिएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जितने अच्छे से आपको बताए हैं, थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगाइएगा तो बन जाएगा, बन जानी चाहिए। बोला दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक वाला में सम बोला है, मैंने भी सम पर बता दिया। सम पूर्णांक या तो 2Q होता है, 2Q होता है, या तो 2Q प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये सम होगा 2Q में और विषम हो जाएगा 2Q प्लस 1। वैसे बनाएगा, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, a बराबर क्या लिख दीजिएगा 2Q प्लस 2Q प्लस r ले लीजिएगा। यहाँ पर यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा 2, तो r का वैल्यू 0 1 2 तो लेंगे नहीं, क्योंकि b का मान जो होता है r से छोटा होता है, तो वो खुद ब खुद आपको 2Q और 2Q प्लस 1 होता है। होमवर्क को होमवर्क तरीके से रहने दीजिए, थोड़ा मैं बेसिक बात बता दिया। फिर दूसरा बात कहेगा, दूसरा क्वेश्चन कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 होता है। देखिए ना, विषम बोला तो विषम में वाला डाटा चिपका रहा है बगल में है, यह 1 और 3 2 नहीं न दिया, 4Q नहीं न दिया। अगर इसी क्वेश्चन को कहता सम के रूप में लाता, ऐसे पूछ देता 4Q और 4Q प्लस
टू के रूप का होता है। इस सवाल में अगर सम लगा के पूछता तो, लेकिन सवाल क्या लगा के पूछा है, विषम लगा के। तो उम्मीद है कि आप इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से घर से बना लीजिएगा। अब अगला प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, आइए देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर मैंने थ्योरी दिया, आपको HCF ज्ञात करना सिखा दिया, 6Q, 3M, 9M, 6Q, जो भी सवाल था बहुत सारा टाइप आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर बता दिया। एक ये भी उदाहरण है जो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर बना लीजिए। हालांकि इन उदाहरण को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के साथ साथ अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर भी बना सकते हैं, लेकिन जब चैप्टर एनसीईआरटी में जब जाइएगा तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थ्योरम पर भी ही सॉल्व की गई है। और सीखिए, दोनों विधि से सिखा देंगे। हालांकि आपको एक थ्योरी देना हमको बाकी है जिसका नाम है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। जब आपको अंकगणित का आधारभूत प्रमेय बता देंगे तो ये प्रश्न आपको अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर भी बन जाएगा, लेकिन मूल रूप से अभी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर बनाना है। सवाल पढ़िए। एक मिठाई विक्रेता के पास मान लीजिए 420 काजू की बर्फी है। 420 किसका बर्फी है? 420 हो गया इसका काजू का बर्फी हो गया, और 130 बर्फी किसका है? बादाम का है। बादाम खाइएगा बुद्धि बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। 420 किसकी बर्फी है? काजू की बर्फी है, और 130 बादाम की बर्फी है। वह इनकी सवाल इतना भाषा की दृष्टि से बड़ा कर दिया है ना, जिसकी वजह से बच्चे डर जाते हैं। सवाल भारी नहीं है, बड़ा नहीं है, थोड़ा पढ़ने में आनंद आएगा, पढ़िए। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है। देखिएगा मिठाई की दुकान, खासकर ऐसे सवाल का सीन आपको मेला ठेला में देखने को मिलेगा। जब मेला में जाइएगा तो देखिएगा थाली में मिठाई को सजा करके एकदम मंदिर बना दिया रहता है। सेम उसी टाइप पर बताया गया है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान है। जो ढेरी लगाई जाएगी, ये मान लीजिए अपना थाली है, और इस थाली में ऐसे करके लड्डू सजाते हैं, ऐसे करके लड्डू सजाते हैं, ऐसे सजाते जाते हैं, ऐसे ढेरी, ये ढेरी करके जो लड्डू सजाते हैं। प्रत्येक बर्फियों की संख्या क्या? ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या? एक ही रंग है, माने समान है, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान छेके। बर्फी ये जो अपना परात है, ये थाली है, इसकी में कम से कम जगह छेके, कम से कम जगह घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितना बर्फी आप रखी जा सकती है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आवे ना तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न के लिए आपको HCF ज्ञात करेंगे। कहिएगा क्यों? क्योंकि नाम है HCF का हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, ठीक ना, हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। और जब भी सवाल में समान, ये सब वर्ड यूनिक है। कोई भी क्वेश्चन में देखिएगा, कह देगा समान है, बोल देगा कोई भीड़ है, उसमें भोज खाने वाली महिलाओं की संख्या इतना है, पुरुषों की संख्या इतना है, और उन दोनों को अगर हम समान परेड में सजाना चाहे, समान 70 में बैठाना चाहे, तो वहां भी आप HCF ही ज्ञात कीजिएगा, मात्रा ही ज्ञात कर लीजिएगा। जब इस सवाल में समान वर्ड का चर्चा रहे तो फिर यहाँ क्या, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें आपको LCM पर आंसर आएगा। कैसे प्रश्न आएगा वो सवाल? जैसे कहेगा एक वृत्ताकार के पथ पर A दौड़ रहा है 15 मिनट में, B दौड़ रहा है 25 मिनट में, दोनों दौड़ना स्टार्ट कर दिया, एक के टाइम पर कितने समय में मिलेगा? फिर ऐसे समय में तो समान की चर्चा नहीं किया है। ऐसे प्रश्न के लिए आपको LCM ज्ञात करना पड़ेगा। खैर ये बाद की चर्चा है, इस प्रश्न में आइए, समान वर्ड जब जब देखेंगे हमको क्या निकालना है? HCF ज्ञात करना है। चलिए किस विधि से बनाएंगे इसको? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हालांकि अंकगणित के आधारभूत पर भी हम बना सकते हैं, बट अभी नहीं बताएंगे आपको उस पर, क्योंकि जब तक उसका थ्योरी नहीं देंगे तब तक आप नहीं समझिएगा। बनाइए, लिखेंगे जो ज्यादा डाटा दिया रहे सवाल में तो उसको क्या मानेंगे? A मानेंगे। इसमें सबसे ज्यादा कितना है? 420 है, तो लिखेंगे माना कि A बराबर कितना मान लेंगे? 420। और A क्या है? किसकी बर्फी की संख्या मान लिए हैं? काजू की बर्फी मान लेंगे। अब डायलॉग लिखना जरूरी है कि माना कि काजू की बर्फी की संख्या A है, इसलिए बराबर 420। सवाल को थोड़ा सा शॉर्टकट में भी खींचना चाहिए। और यहाँ पर B बराबर कितना ले लेंगे? 130 लेंगे। आपको मानने का तो मान सकते हैं, माना कि बादाम की बर्फियों की संख्या B, इसलिए B बराबर 130। ठीक है, अब हमको किस विधि से बनाना है? HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा दीजिए, लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R, जहां
आर का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर ना था, 0 से बड़ा और b से छोटा। लेकिन अपने पास a का वैल्यू कितना है, 420 है, b का वैल्यू कितना है, 130 है। अब 130 से वही बात बताएंगे जो शुरू में बताए थे, 130 से 420 में भाग दीजिए। रफ काम यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा, बोर्ड में याद रखिएगा। एक बात हमको सिखाना जरूरी है, जब बिहार बोर्ड का परीक्षा दीजिएगा तो बहुत बच्चे रफ से डरते रहते हैं। आप ये प्रश्न जो बना रहे हैं ना, अगर यहीं पर आप बगल में साइड में अगर 130 से भाग अगर 420 में दे देंगे, 420 में, तो यहाँ पर ये रफ को काटिएगा नहीं। बनाने के बाद क्या होता है, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं इस पर तो नंबर देते ही देते हैं, लेकिन आपके इस वर्क से वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं बच्चे काम किया। तो आप यहाँ पर भी रफली काम थोड़ा सा कर सकते हैं। आप इसको ऐसे करके बनाने के बाद मतलब पीछे जा करके रफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे सवाल के लिए भी आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। वो आपकी मेंटलिटी को पकड़ते हैं कि बच्चे कहाँ कहाँ क्या क्या किए हैं, ठीक ना। 130 से 420 में भाग दीजिए, कितना मरतबे में कटेगा, तो हम 420 में नहीं भाग देंगे, 13 का पहाड़ा 42 तक जाएंगे, 13 तिया 39। जब 3 मरतबे लगाएगा तो 13 तिया 39 हुआ ना, लेकिन एगो 0 है तो 0 लगा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, हाथ से ले लेंगे 12, 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 3, ये कट जाएगा, शेष कितना बच गया अपना 30। भाग कितना से दिए हैं, 3 मरतबे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 से भाग दिए और शेष कितना बच जाएगा अपना 30। फिर वही काम करना है, जो डाटा यहाँ b का रूप लेता है वो फिर क्या बन जाता है, a का रूप, अर्थात हम 130 यहाँ लिख देंगे, फिर क्या करेंगे 30 यहाँ लिखेंगे और 30 से भाग दीजिए 130 में। जब 30 से 130 में जब भाग दीजिएगा तो कितना मरतबा में लग जाएगा, 3 कान का पहाड़ आ जाइए, 13 तक जाइए, क्योंकि 0 से 0 को मौने में खोट दिए हैं। तो 3 के 3, 3 दूना 6, 3 3 3 चौका 12, तो 4 मरतबे में लग गया। यहाँ कितना दे देंगे 12, लेकिन एगो 0 चिपका दीजिए, 0 में से 0 घट गया और 3 में से 2 गया 1, ही कट गया, शेष कितने बच गया 10। यानी हम भाग कितने से लगाए हैं, 4 से, यहाँ 4 से गुणेठ दीजिए, शेष कितने बच जाएगा 10। फिर 30 को यहाँ लिखना पड़ेगा बराबर, ये वाला डाटा यहाँ आता है और इसको पहाड़ा पढ़ेंगे तब 3 मरतबे में। अब शेष कितना बच गया, 0 ने बच गया। जब भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय में r का वैल्यू अगर आपको 0 आ जाता है और जिनसे आप भाग दिए थे लास्ट फॉर्म जो हम 30 से भाग देंगे है ना 10 से, तो 10 दिया क्या हो जाएगा 30, यानी 10 मरतबे में ना भाग दिए। जो ये वाला जो डाटा होता है ना यही HCF होता है, तो लिख देंगे इसीलिए HCF ऑफ किसका महत्व निकाल रहे हैं 420, 130 बराबर कितना आ जाएगा 10। लास्ट में लिख देंगे क्या पूछा था, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो लिख देंगे इसीलिए इसलिए प्रत्येक ढेरी में समान समान बोला था ना, तो समान समान कितने 10-10 की हम सीरीज सजा लेंगे। कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो प्रत्येक ढेरी में 10-10 की बर्फियां रखी जा सकती है। 10-10 का मतलब 10-10-20 में समझ आएगा, 10 इधर रखेंगे काजू, तो 10 किसका बादाम का, तो 10 प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो 10 बर्फियां रखी जा सकती है। फिर अगला प्रश्न आपको इस पर आधारित बताएंगे, परेड वाला एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, आप लोग होमवर्क में बना के लाइएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न, फिर से एक बार समझा दूं क्या, एक बार और समझ लीजिए। मिठाई विक्रेता वाला था, 420 था, 130 था, सर ने बोला ऐसे सवाल जब भी रहे समान वर्ग की चर्चा रहे, कितनी सजाई जा सकती है, मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया, बड़ा डाटा को 420 माना, छोटा डाटा को 130 माना। ये सवाल आपको बढ़िया से पढ़ा दिए हैं। यहाँ से अपना HCF 10 आया, इसका जब 10 आया तो लास्ट में एक डायलॉग लिख देंगे, प्रत्येक ढेरी में बोला था कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो 10-10 की बर्फियां रखी जा सकती है, तो प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए ये परेड वाला क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने काजू और बर्फी वाला क्वेश्चन बताया, ये परेड वाला क्वेश्चन क्या है, सेम उसी टाइप का है। मैंने बार बार बोला है जब जब सवाल बनाइएगा तो सवाल को बढ़िया से होश और आवाज में पढ़िएगा, तो वहां आपको खुद ब खुद कहेगा कि वो इस सवाल का महत्तम ज्ञात करना है कि लघुत्तम ज्ञात करना है। क्योंकि लैंग्वेज वाला प्रश्न जब भी भाषा वाला सवाल आएगा आपको
तो वहाँ पे बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसका मौसो ज्ञात करे कि लौसो ज्ञात करे। यहाँ ना आप याद कर लिया, पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी का, परेड वाला, सेना वाला, वो महात्म, काजू बर्फी वाला महात्म, और दौड़ वाला रहेगा तो लघुत्तम। लेकिन नहीं हो सकता डाटा चेंज कर दे आपको, डाटा नहीं चेंज करके भाषा चेंज कर दे, फिर वहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। कि मान लीजिए कि कोई एगो गैलन इतना लीटर इतना भर डालते हैं किसी कुंडी में तो भर देता है, इतना लीटर वाला इतना से डालते हैं तो भर जाती है। तो ऐसे प्रश्न में एचसीएफ ज्ञात करे कि एलसीएम ज्ञात करे, फंस जाएगा, क्योंकि गैलन वाला प्रश्न आपको है नहीं एनसीईआरटी में। तो इन सबको थोड़ा समझिए। बोला किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड समझते हैं, वो बजाते रहते हैं जय हिंद जय भारत, जो अपना सबका 26 जनवरी 15 अगस्त में ऐसा परेड देखने को, झांकी देखने को मिलता होगा, ठीक ना। बाएं मुड़, पीछे घूम, दाएं बाएं जो करते रहते हैं, जय हिंद जय भारत। खैर आइए, तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड, कौन बैंड में, आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। यानी एगो 616 सदस्य वाले हैं और एक कितना है, 32 सदस्य वाले। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, स्तंभ समझते हैं ना। मान लीजिए कि एक लाइन खेती में जैसे गोभी रोपते हैं लोग, ऐसे करके रोप, इस लाइन में रोप दिया, फिर इस लाइन में, या आलूए रोपते हैं, यही स्तंभ है, देख रहे हैं ना, क्यारी बना दिया, बीच में पटवन होते रहेगा, पानी जाता रहेगा, ठीक है ना। तो ये स्तंभ हो जाता है एक सीरीज। स्तंभ ऐसे भी हो सकता है, स्तंभ ऊपर भी हो सकता है, ये मान लीजिए ऐसे ऐसे, ये स्तंभ हो गया। तो 616 वाले सदस्यों को हमको 32 सदस्यों वाले एक समान, वर्ड को पकड़िएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस सवाल में समान आ जाए आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ हम क्या ज्ञात कर देंगे, इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। किस थ्योरी से बनाएंगे इसको, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर भी बना सकते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी बना सकते हैं। प्रयास रखिए, अभी हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय दिए नहीं है, जब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का थ्योरी दे देंगे तो ये प्रश्न को थोड़ा सा उस समय आपको मेमोराइज करा देंगे। बहरहाल अभी हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर बनाएंगे। तो इसको होमवर्क ही समझ जाइए ना, ये आपका HW रहा, आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, ए मान लीजिएगा 616 को और बी मान लीजिएगा 32 को, ए बराबर बी क्यू प्लस आर करके आप एचसीएफ ज्ञात कर दीजिएगा। लास्ट में खाली डायलॉग मार दीजिएगा कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या लिख दीजिएगा लास्ट में, इसलिए अभीष्ट स्तंभों की संख्या जो आपका महत्तम आएगा वो आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप होमवर्क समझिए, ओके। ये था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से रिलेटेड ढेर सारा थ्योरी और सवाल। अब जो हम आपका अगला वीडियो बनाएंगे, वो अगला वीडियो आपका आएगा अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित। ध्यान रखिएगा, आपका 1.1 का एक भी सवाल नहीं छूटेगा और ना ही आपका एग्जाम्पल छूटेगा, जिस तरीके से हमने आपको बताने का काम किया। बहरहाल कुछ बातें आपको बहुत सारी चीज समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम यूट्यूब पे आए हैं, तो हो सकता है कि अभी हमारा इम्प्रेशन, उस टाइप से बनाने का तरीका, समझाने का तरीका थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होगा। आप लोग जब कमेंट कीजिएगा, कुछ कुछ गलती जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर आपका यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा गलती हुई है, थोड़ा इस तरीके से आप ठीक कीजिए। तो मेरा प्रयास रहेगा उन चीज़ों को सुधारने का, बट अपना तरीके से 100% देने का कोशिश करेंगे, सही से बताने का। अगला वीडियो आपका अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित आएगी और उसमें ढेर सारा सवाल आपको बताएंगे कि कैसे भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, किस तरीके से आपको HCF LCM ज्ञात करना है। फिर आपको उसी प्रश्न में वृक्ष मेथड अर्थात ट्री मेथड से आपका HCF ज्ञात करना सिखा देंगे। बहुत सारा प्रश्न आएगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।